नमस्कार। इन दिनों पेट्रोल पंप पर सवाल बदल गया है। पहले लोग पूछते थे नॉर्मल पेट्रोल है या प्रीमियम पेट्रोल। अब पूछ रहे हैं इसमें इथेनॉल कितना है। पहले कार ओनर माइलेज कैलकुलेट करता था, अब मोबाइल पर सर्च कर रहा है E20 से इंजन खराब होगा या नहीं। पहले इंश्योरेंस रिन्यूअल में प्रीमियम और IDV देखा जाता था, अब लोग पूछ रहे हैं अगर इथेनॉल की वजह से इंजन में दिक्कत आई तो क्लेम मिलेगा या नहीं। और यही वजह है कि आज इथेनॉल पर क्लियर कट जरूरी है। क्योंकि इथेनॉल अब सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं रहा, इथेनॉल पेट्रोल पंप पर खड़े कंज्यूमर की चिंता बन गया है। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्रूड इंपोर्ट घटेगा, डॉलर बचेगा, किसान को नया मार्केट मिलेगा और फ्यूल क्लीनर बनेगा। दूसरी तरफ कार ओनर पूछ रहा है मेरी पुरानी गाड़ी का क्या होगा, बाइक ओनर पूछ रहा है माइलेज क्यों गिर रहा है, इंश्योरेंस कस्टमर पूछ रहा है क्लेम में कोई पेच तो नहीं फंसेगा, ऑटो इंडस्ट्री पूछ रही है E20 तक ठीक, लेकिन E22, E25, E27 और E30 के लिए इकोसिस्टम कितना रेडी है। और अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने E20 से E30 तक फ्यूल स्टैंडर्ड नोटिफाई कर दिए हैं। यानी कहानी E20 पर रुकने वाली नहीं है, सिग्नल साफ है, इथेनॉल ब्लेंडिंग आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल भी उतना ही साफ है, क्या कंज्यूमर, व्हीकल, पेट्रोल पंप, इंश्योरेंस और इंडस्ट्री इस स्पीड से रेडी है? दिल्ली में इथेनॉल ब्लेंडिंग एनर्जी सिक्योरिटी लगती है, पेट्रोल पंप पर वही इथेनॉल कंज्यूमर की एंजाइटी बन जाती है। पॉलिसी के पेपर में ये ग्रीन फ्यूल है, गैराज में वही इंजन की कॉम्पेटिबिलिटी का सवाल है। गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन में ये फार्मर की इनकम है, कार ओनर के लिए ये माइलेज और क्लेम का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात इथेनॉल की, लेकिन सिर्फ फ्यूल की नहीं, आज बात उस भरोसे की है जो हर कार ओनर, हर बाइक ओनर और हर कंज्यूमर अपने पेट्रोल टैंक में डालता है। और इस कहानी को समझने के लिए मिलते हैं रोहित से। रोहित गाजियाबाद में रहते हैं, उनके पास 2016 मॉडल की पेट्रोल कार है। रोज ऑफिस जाते हैं, वीकेंड पर फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं। गाड़ी बहुत नई नहीं है, लेकिन भरोसेमंद है। माइलेज थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, सर्विस समय पर होती है और पेट्रोल पंप पर जाकर बस इतना देखते थे टैंक फुल हुआ या नहीं। लेकिन अब रोहित का पेट्रोल पंप पर कॉन्फिडेंस बदल गया है। अब सोचते हैं E20 फ्यूल मेरी गाड़ी के लिए ठीक है या नहीं। अगर माइलेज कम हुआ तो क्या करूं? अगर इंजन में प्रॉब्लम आई तो मैकेनिक क्या कहेगा? अगर मैकेनिक ने कहा इथेनॉल की वजह से डैमेज हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं? यही इथेनॉल डिबेट का असली कंज्यूमर एंगल है। सरकार के लिए इथेनॉल पॉलिसी है, फार्मर के लिए मार्केट है, शुगर मिल के लिए कैश फ्लो है, ऑयल कंपनी के लिए ब्लेंडिंग टारगेट है, ऑटो इंडस्ट्री के लिए टेक्निकल ट्रांजिशन है। लेकिन रोहित जैसे कंज्यूमर के लिए इथेनॉल एक सिंपल सवाल है, मेरी गाड़ी ठीक चलेगी या नहीं? क्लियर कट बात शुरू में ही समझ लीजिए। इथेनॉल सिर्फ पेट्रोल में मिलाया गया अल्कोहल नहीं है, इथेनॉल एक पूरा इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है। एक तरफ खेत है, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप, एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ कार का मालिक। एक तरफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक बायोफ्यूल, और बीच में गवर्नमेंट खड़ी है जो कह रही है जितना फ्यूल बाहर से खरीदते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने खेतों से बनाइए। याद रखिए, इथेनॉल की कहानी टैंक से शुरू नहीं होती, खेत से शुरू होती है, लेकिन उसकी परीक्षा पेट्रोल पंप पर होती है। अब बेसिक बात समझते हैं, E20 का मतलब क्या है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। E22 का मतलब 22% इथेनॉल, E25 का मतलब 25% इथेनॉल और इसी तरह E30 तक 30% इथेनॉल, यानी इथेनॉल की ब्लेंडिंग। इथेनॉल शुगर केन, मोलेसेस, शुगर के सिरप, मेज, डैमेज्ड फूड ग्रेन, सरप्लस राइस और बायोमास जैसे सोर्स से बन सकता है। सरल भाषा में कहें तो खेत और एग्री प्रोसेसिंग से निकली चीज फ्यूल बनकर पेट्रोल में मिल रही है। सरकार के लिए ये आइडिया बहुत आकर्षक है। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड डॉलर में आता है, डॉलर जाता है, रुपए पर प्रेशर आता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन हो
क्रूड प्राइस चढ़े, डॉलर स्ट्रांग हो तो पेट्रोल डीजल की पूरी इकोनॉमिक्स हिल जाती है। ऐसे में इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंपोर्टेड क्रूड पर डिपेंडेंस कुछ कम हो सकती है। दूसरा फायदा, फार्मर इनकम। शुगर मिल्स को इथेनॉल से कैश फ्लो मिलता है, केन्स के ड्यूज पुराने चुकाने में मदद हो सकती है, मेज ग्रोवर को नया मार्केट मिल सकता है, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज को डिमांड मिलती है। यानी किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता भी बन सकता है। तीसरा फायदा, एनवायरमेंट। गवर्नमेंट इथेनॉल को क्लीनर ट्रांजिशन फ्यूल की तरह रखती है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करने, एमिशन घटाने और डोमेस्टिक बायोफ्यूल इकोसिस्टम बनाने की बात करती है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि एक टैंक में फायदा भी जाता है और सवाल भी। अब E20 के बाद E22, E30 तक की तैयारी क्यों चर्चा में है? BIS ने E22, E25, E27 और E30 ब्लेंड के स्टैंडर्ड नोटिफाई किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह हर पंप पर E30 पेट्रोल मिलने लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि सिस्टम हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए टेक्निकल फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन रोल आउट नहीं होता, लेकिन रोल आउट की दिशा का सिग्नल जरूर होता है। और जैसे ही ये सिग्नल आता है, रोहित जैसे कंज्यूमर का सवाल और तेज हो जाता है। अगर E20 पर ही इतनी कंफ्यूजन है तो E30 पर क्या होगा? अब इंश्योरेंस वाला एंगल देखिए। इथेनॉल डिबेट में सबसे ज्यादा आग इसी बात से लगी। ICICI लोम्बार्ड से जुड़ी एक खबर आई कि पुराने या नॉन कॉम्पिटेबल व्हीकल में E20 फ्यूल से डैमेज हो तो क्लेम को इम्प्रॉपर यूज या नेग्लिजेंस के एंगल से देखा जा सकता है। बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि मोटर क्लेम सिर्फ E20 फ्यूल यूज के आधार पर रिजेक्ट नहीं किए जाते और E20 यूज से पॉलिसी इनवैलिड नहीं होती। लेकिन कंफ्यूजन फैल चुका था, कंज्यूमर के मन में सवाल बैठ गया, अगर पंप पर E20 ही मिल रहा है और मेरी गाड़ी पुरानी है तो गलत फ्यूल किसने डाला? मैंने, ऑयल कंपनी ने, ऑटो कंपनी ने या पॉलिसी ने? यही सबसे बड़ा ट्रस्ट गैप है। E20 की असली परीक्षा लैब में नहीं, क्लेम डेस्क पर होगी, क्योंकि कंज्यूमर को फ्यूल केमिस्ट्री नहीं समझनी, उसे सिर्फ इतना समझना है कि मेरी गाड़ी चलेगी या नहीं, माइलेज देगी या नहीं, और प्रॉब्लम हुई तो क्लेम मिलेगा या नहीं। अब ऑटो इंडस्ट्री की चिंता समझिए। नई गाड़ियां धीरे धीरे E20 के लिए उपयुक्त इंजन वाली बनाई जा रही हैं, लेकिन इंडिया की रोड्स पर सिर्फ नई गाड़ियां नहीं चलती, पुरानी कार्स भी हैं, पुरानी बाइक्स भी हैं, स्कूटर्स हैं, छोटे शहरों की गाड़ियां हैं, रूरल व्हीकल्स हैं, ऐसे व्हीकल्स हैं जिनके ओनर मैनुअल में E20 या E30 की बात कभी लिखी ही नहीं गई। इथेनॉल की केमिस्ट्री अलग है। इथेनॉल पानी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। फ्यूल सिस्टम में रबर, पार्ट, सील, गैस्केट, फ्यूल पंप, इंजन कैलिब्रेशन, ये सब मैटर करते हैं। E20 तक ट्रांजिशन एक लेवल है, E30 की तरफ जाना दूसरा लेवल है। E30 सिर्फ पेट्रोल में 10% एक्स्ट्रा इथेनॉल नहीं, E30 पॉलिसी में 10% एक्स्ट्रा ट्रस्ट भी चाहिए। अब माइलेज की बात, कंज्यूमर की सबसे कॉमन कंप्लेंट यही है, माइलेज गिर रहा है। गवर्नमेंट कहती है इम्पैक्ट मार्जिनल है, इंडस्ट्री कहती है व्हीकल सेफ है, लेकिन एफिशिएंसी पर कुछ असर हो सकता है। कंज्यूमर कहता है मुझे मैक्रो बेनिफिट मत बताइए, मेरी जेब बताइए। गवर्नमेंट कहती है क्रूड इंपोर्ट घटेगा, कंज्यूमर कहता है मेरे माइलेज का क्या। गवर्नमेंट कहती है किसान को फायदा होगा, कंज्यूमर कहता है पेट्रोल पंप पे मुझे ऑप्शन क्यों नहीं। गवर्नमेंट कहती है एमिशन घटेंगे, कंज्यूमर कहता है प्राइस में रिलीफ कहाँ है। पॉलिसी का मैथ दिल्ली में बनता है, लेकिन उसका जजमेंट पेट्रोल पंप पर होता है। अब मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रही है। कभी कहा गया E20 पेट्रोल चींटियों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि इथेनॉल शुगर केन से आता है। ऑयल कंपनीज ने क्लैरिफिकेशन दिया कि फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्यूरिफाइड होता है, इसमें शुगर रेसिड्यू नहीं होता। यानी शुगर केन से इथेनॉल बना, इसका मतलब पेट्रोल पंप में चीनी घुल गई, ये सही नहीं है। लेकिन ऐसी अफवाहें क्यों फैलती हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। जब पॉलिसी बड़ी हो, कंज्यूमर कम्युनिकेशन छोटी हो, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सिलेबस बना देती है। अब इथेनॉल आता कहाँ से है? इंडिया में इथेनॉल ब्रॉडली 2 रूट से आता है, शुगर केन रूट और ग्रेन रूट। शुगर केन रूट में मोलेसेस, शुगर सिरप, बी हैवी मोलेसेस, सी हैवी मोलेसेस और सरप्लस शुगर जैसे फीड स्टॉक से आते हैं। ग्रेन रूट में मेज, डैमेज फूड ग्रेन, सरप्लस राइस जैसे सोर्स से आता है इथेनॉल। लॉन्ग टर्म में सेकेंड जनरेशन इथेनॉल भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्री रेसिड्यू, स्टबल और बायोमास से बन सकता है। शुगर केन रूट ऑर्गेनाइज्ड है, मिल्स हैं, डिस्टिलरी है, बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन
शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर इथेनॉल पुश बहुत ज़्यादा शुगर केन पर टिक गया तो पानी और क्रॉपिंग पैटर्न की चिंता बढ़ सकती है। मेज रूट अपॉर्चुनिटी देता है, फार्मर को नया मार्केट मिल सकता है, लेकिन पोल्ट्री और फीड इंडस्ट्री पर प्राइस प्रेशर आ सकता है। यानी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना आसान है, खेत में बैलेंस मिलाना मुश्किल है। फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट यहीं से आती है। खेत फूड के लिए है या फ्यूल के लिए? इंडिया को दोनों चाहिए, फूड सिक्योरिटी भी, फ्यूल सिक्योरिटी भी। अगर सरप्लस और डैमेज्ड ग्रेन का इस्तेमाल हो तो लॉजिक स्ट्रांग है, लेकिन अगर फ्यूल डिमांड क्रॉपिंग पैटर्न बिगाड़े, फीड प्राइस बिगाड़े या वाटर स्ट्रेस बढ़ाए तो सवाल उठने लाजमी है। अब शुगर मिल की कहानी समझिए। इंडिया में शुगर इंडस्ट्री कई बार सरप्लस, केन ड्यूज और कैश फ्लो प्रेशर से जूझती है। इथेनॉल रूट मिल्स के लिए लाइफलाइन बन सकता है। शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी बदले, ग्लोबल प्राइसेस गिरे, मिल पर केन ड्यूज हों, ऐसे में इथेनॉल एक स्टेबल डिमांड सोर्स देता है। ओएमसीज इथेनॉल खरीदती हैं, मिल्स को पैसा मिलता है, फार्मर के ड्यूज चुकाने में मदद होती है। लेकिन इंडस्ट्री को पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहिए। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस, फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी, ओएमसी कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट साइकिल, डिस्टिलरी की कैपेसिटी सब मैटर करता है। पॉलिसी बार बार बदली तो इंडस्ट्री के लिए प्लानिंग मुश्किल होगी। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का चैलेंज देखिए। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनीज को इथेनॉल प्रोक्योर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करना है, ब्लेंडिंग की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और पेट्रोल पंप तक यूनिफॉर्म क्वालिटी फ्यूल पहुंचाना है। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। इथेनॉल मॉइस्चर सेंसिटिव है, स्टोरेज का डिसिप्लिन चाहिए, क्वालिटी टेस्टिंग चाहिए, नेशन वाइड फ्यूल कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर एक शहर में ब्लेंड सही और दूसरे शहर में क्वालिटी इशू आया तो भरोसा टूटेगा। फ्यूल ब्लेंडिंग की सक्सेस पंप नोजल पर नहीं, सप्लाई चेन डिसिप्लिन से तय होगी। अब E20 से E30 की जल्दी क्यों है? गवर्नमेंट की सोच ये है कि अगर E20 अचीव्ड हो सकता है तो हायर ब्लेंड की तैयारी शुरू होनी चाहिए। क्रूड इंपोर्ट घटेगा, इथेनॉल प्रोड्यूसर्स को मार्केट मिलेगा, एग्रीकल्चर लिंक्ड डिमांड बढ़ेगी और साफ फ्यूल ट्रांजिशन की डायरेक्शन मजबूत होगी। लेकिन इंडस्ट्री कहती है स्टैंडर्ड बनाना पहला स्टेप है, रोल आउट अलग बात है। हायर ब्लेंड के लिए व्हीकल चाहिए, इंजन कैलिब्रेशन चाहिए, फ्यूल सिस्टम कॉम्पिटेबिलिटी चाहिए, वारंटी क्लैरिटी चाहिए, इंश्योरेंस क्लैरिटी चाहिए और पंप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर ये सब रेडी नहीं है तो हायर ब्लेंडिंग कंज्यूमर के लिए ट्रांजिशन नहीं, टेंशन बन सकता है। अब प्राइसिंग का सवाल। कंज्यूमर पूछता है अगर पेट्रोल में इंपोर्टेड क्रूड की जगह डोमेस्टिक इथेनॉल मिल रहा है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं है? ये सवाल वैलिड है। फ्यूल प्राइस में क्रूड कॉस्ट, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डीलर कमीशन, एक्साइज, वैट, ओएमसी के मार्जिन सब जुड़ा होता है। इथेनॉल का प्रोक्योरमेंट प्राइस भी होता है। शुगर केन बेस्ड इथेनॉल और ग्रेन बेस्ड इथेनॉल की कॉस्ट अलग हो सकती है। गवर्नमेंट नेशनल सेविंग्स की बात करती है, फॉरेन एक्सचेंज बचाने की बात करती है, फार्मर इनकम की बात करती है, लेकिन कंज्यूमर के लिए फाइनल सवाल वही रहेगा, पंप पर मुझे क्या मिला? अगर माइलेज पर इम्पैक्ट है, प्राइस में रिलीफ साफ नहीं है तो कंज्यूमर पॉलिसी पर सवाल पूछेगा। अब एनवायरनमेंट का एंगल ले लीजिए। इथेनॉल को ग्रीन फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन पूरा सच फीड स्टॉक पर डिपेंड करता है। शुगर केन बेस्ड इथेनॉल, मेज बेस्ड इथेनॉल, बायोमास बेस्ड इथेनॉल, सबका कार्बन फुटप्रिंट अलग होगा। अगर एग्रीकल्चर रेसिड्यू से इथेनॉल बने तो स्टबल बर्निंग कम करने में मदद हो सकती है। अगर वाटर सेंसिटिव क्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई तो पानी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए इथेनॉल को ऑटोमेटिकली ग्रीन कहना अधूरा है। सही लाइन ये है, इथेनॉल ग्रीन हो सकता है अगर फीड स्टॉक और प्रोडक्शन पाथवे सस्टेनेबल हो। अब स्टेक होल्डर्स को एक टैंक में देखिए। सरकार कहती है इंपोर्ट बिल घटाना है, फार्मर कहता है क्रॉप का अच्छा दाम चाहिए, शुगर मिल कहती है कैश फ्लो चाहिए, डिस्टिलरी कहती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चाहिए, ओएमसी कहती हैं कंसिस्टेंट सप्लाई और क्वालिटी सप्लाई चाहिए, ऑटो कंपनी कहती है व्हीकल के लिए कॉम्पिटेबिलिटी चाहिए और वारंटी की क्लैरिटी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी कहती है क्लेम फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा, कंज्यूमर कहता है माइलेज, इंजन सेफ्टी और प्राइस की ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एनवायरनमेंट कहता है एमिशन कम करो लेकिन पानी मत भूलो। यानी एक ही टैंक में सबकी उम्मीदें डाली जा रही हैं, लेकिन टैंक की कैपेसिटी लिमिटेड है, बैलेंस बिगड़ा तो फ्यूल नहीं फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। अब इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या है? इथेनॉल थीम मार्केट में भी चलती है। शुगर कंपनीज, डिस्टिलरीज,
ग्रेन प्रोसेसर, ओएमसीज, बायोफ्यूल इक्विपमेंट, स्टोरेज, लॉजिस्टिक, ऑटो कंपोनेंट्स, कई सेक्टर इससे जुड़े हैं। लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ इथेनॉल थीम सुनकर स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। थीम मजबूत हो सकती है, हर स्टॉक मजबूत नहीं होता। किस कंपनी के पास एक्चुअल इथेनॉल कैपेसिटी है, फीड स्टॉक सिक्योरिटी है, डेट कितना है, मार्जिन कैसे हैं, ओएमसी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं, शुगर साइकिल से डिपेंडेंस कितना है और पॉलिसी रिस्क कितना है। स्टोरी नहीं, नंबर देखिए। अब फाइनल सवाल, इथेनॉल पॉलिसी सही है या गलत? इसका जवाब यस या नो में नहीं हो सकता। इथेनॉल इंडिया के लिए स्ट्रेटजी है। ये क्रूड के आयात पर निर्भरता कम कर सकता है, किसान को नया बाजार दे सकता है, शुगर मिल्स का कैश फ्लो संभाल सकता है, बायोफ्यूल इकोसिस्टम बना सकता है, क्लीनर फ्यूल ट्रांजिशन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन पॉलिसी की सक्सेस 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहली, ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर को साफ बताया जाए कि किस व्हीकल में कौन सा ब्लेंड सेफ है, माइलेज इंपैक्ट कितना हो सकता है, ओल्डर व्हीकल को क्या केयर चाहिए, इंश्योरेंस और वारंटी की लैंग्वेज साफ हो। दूसरा, रेडीनेस, E20 से E30 स्पीड से नहीं, रेडीनेस से जाना होगा। स्टैंडर्ड आना अच्छी बात है, लेकिन व्हीकल, पंप, सप्लाई चेन और कंज्यूमर की एजुकेशन रेडी होनी चाहिए। तीसरा, इकोनॉमिक्स, अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश को फायदा है तो कंज्यूमर को भी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस या प्राइस बेनिफिट के रूप में कुछ दिखाना होगा। क्लियर कट बात यही है, इथेनॉल की कहानी सिर्फ पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने की कहानी नहीं है। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ऑटो इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस क्लैरिटी और कंज्यूमर के ट्रस्ट की संयुक्त परीक्षा है। एक टैंक में बहुत कुछ भरा जा रहा है, क्रूड का बिल, किसान की उम्मीद, शुगर मिल्स का कैश फ्लो, ओएमसी के लिए लॉजिस्टिक, ऑटो कंपनी की इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लैंग्वेज और कंज्यूमर का माइलेज, साथ में सरकार की ग्रीन पॉलिसी। अगर बैलेंस ठीक बैठा तो इथेनॉल इंडिया की फ्यूल स्टोरी का बड़ा चैप्टर बनेगा। अगर बैलेंस बिगड़ा तो पेट्रोल पंप पर सवाल खड़े होंगे। इथेनॉल को ना अंधा विरोध चाहिए, ना अंधा समर्थन। इथेनॉल को चाहिए साफ पॉलिसी, साफ कम्युनिकेशन और साफ हिसाब, क्योंकि फ्यूल में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में क्या जा रहा है ये सिर्फ इंजन का सवाल नहीं, कंज्यूमर के भरोसे का सवाल है। आज का क्लियर कट यही है, इथेनॉल टैंक में गया है, अब भरोसा भी टैंक में जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर, आप देख रहे थे क्लियर कट।